कमला एक गरीब लड़की थी जो शर्मा आंटी के घर नौकरानी का काम करती थी। उसकी जिंदगी बस कामकाज और घर के बीच ही सिमटी थी। सुबह उठो, काम पर जाओ, घर लौटो, बस यही उसका रूटीन था। लेकिन एक दिन शर्मा आंटी के बेटे ने उसे ऐसी बात बताई जिसने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। और फिर एक रात कमला और सूरज, हाँ वही सूरज जिसके साथ उसकी नकली शादी हुई थी, वो दोनों एक ही बिस्तर पर सोए थे। आधी रात को सूरज उसके इतने करीब आ गया और कमला भी जाने अजाने उसके पास सरक गई। दोस्तों, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसलिए आज हम आपको कमला की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब कमला हमेशा की तरह शर्मा आंटी के घर काम करने गई थी। तो पहले बाथरूम में जाकर कपड़े धोए, फिर उन्हें सुखाने के लिए छत पर चली गई। फिर एक एक कपड़ा रस्सी पर टांग रही थी और क्लिप भी लगा रही थी ताकि हवा से कपड़े उड़ ना जाए। तब कमला अपने काम में मशगूल थी। तभी अचानक शर्मा आंटी का बेटा रतिक छत पर आ धमका। उसे देखकर कमला चौंक गई। अरे रतिक तो कभी छत पर नहीं आता था, क्योंकि तब पहली बार ऐसा हुआ था जब रतिक छत पर गया था। इसीलिए कमला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी रतिक उसके पास आया और खड़ा हो गया। फिर बोला, कमला तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर तुझे ठीक लगे तो बोलूं। ये सुनकर कमला थोड़ा शर्मा गई। मन में सोचने लगी, साहब इतनी इज्जत से क्यों बोल रहे हैं। फिर उसने कहा, क्या बात है साहब, बोलो ना। तब रतिक बोला, कमला जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वो थोड़ा अजीब है, शायद तुझे अच्छा ना लगे, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मुझे तुझसे ये बात करनी पड़ रही है। मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है। बस ये सुनते ही कमला का दिल धक धक करने लगा। वो सोचने लगी आखिर रतिक को उससे ऐसी क्या मदद चाहिए, क्योंकि वो तो बस एक नौकरानी थी। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, बताओ ना साहब। फिर रतिक बोला, कमला मुझे नहीं पता कैसे शुरू करूं, लेकिन सुन, मेरा एक दोस्त है सूरज, वो बड़ी मुसीबत में फंसा है। हुआ यूं कि सूरज की मां का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और उनके दिमाग में चोट लगी है, जिससे अब वो थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगी हैं। इसलिए अब उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो सूरज से बार बार कहती हैं, जल्दी क्रूरिड व्यवहार करने डेट एंड आपकी सेंस, शादी कर ले बेटा, मैं अपनी आंखों के सामने तेरा घर बसता देखना चाहती हूँ। तब कमला चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। रतिक आगे बोला, लेकिन सूरज के घर की हालत अभी ठीक नहीं है। उसकी मां का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और सूरज को उसे अपने करियर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है जो उसे ही संभालना है। ऐसे में वो शादी कैसे कर सकता है। रतिक इतना कहकर रुक गया। तभी कमला ने पूछा, लेकिन साहब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे कमला पिछले 3 साल से शर्मा आंटी के घर काम कर रही थी, फिर भी रतिक से उसकी कभी इतनी लंबी बात नहीं हुई थी। लेकिन आज वो जो कह रहा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। वैसे भी कमला हमेशा अपनी मर्यादा में रहती थी, नौकरानी थी तो बस काम से मतलब रखती थी, क्योंकि शर्मा आंटी को भी बेकार की बातें पसंद नहीं थी। तब रतिक वहां खड़ा कमला के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी कमला ने फिर से पूछा, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ साहब। तब रतिक बोला, कमला सूरज मेरा दोस्त है और वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तभी कमला के सामने रतिक ने एक अजीब सा प्रस्ताव रखा और बोला, सूरज को एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके साथ नाटक कर सके, यानी उसके साथ नकली शादी का ड्रामा करे और कुछ वक्त तक उसके घर में उसकी बीवी बनकर रहे। इतना सुनकर कमला तो हैरान रह गई। फिर उसने छौंक कर पूछा, ये क्या कह रहे हो साहब। तो रतिक बोला, कमला मेरी बात का बुरा मत मानना, हालात ही ऐसे हैं कि मुझे तुझसे ये कहना पड़ रहा है। अगर तुझे मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, तू अपनी मर्जी से फैसला ले सकती है। फिर उसने आगे समझाया, कमला हमें ऐसी लड़की चाहिए जो सूरज के साथ नकली शादी करे और कुछ समय उसके घर में रहे, क्योंकि सूरज की मां को दिखाना है कि उसका बेटा अब शादीशुदा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी मां को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सेहत के लिए यह बेहद जरूरी है, और अगर उनकी इच्छा पूरी ना हुई तो उनका दिमागी मसला हमेशा के लिए ऐसे ही रह सकता है। इसीलिए डॉक्टर ने सलाह दी है कि उन्हें मानसिक तौर पर खुश और स्थिर रखा जाए। तब कमला बड़े ध्यान से रतिक की बातें सुन रही थी। फिर रतिक ने आगे कहा, सूरज की मां को और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके पास घर पैसा सब कुछ है, बस उनकी एक ही तमन्ना है कि सूरज जल्दी से शादी कर ले। इसलिए हमें कुछ वक्त के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो ये नाटक कर सके ताकि सूरज की मां को लगे कि उनका बेटा शादीशुदा है। कमला, अगर तेरी जान पहचान में कोई खूबसूरत लड़की हो जो आपका खान करने के, जो इस एक ही तमन्ना है कि सूरज की मां को लगे कि डाली सीधे हो, ये नाटक करने को तैयार हो, तो बता दे, उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे और इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सब सूरज की मां की भलाई के लिए है। तब रतिक का इरादा साफ था, लेकिन वो कमला से सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए उसने घुमा फिराकर बात किया। तब कमला ने थोड़ा रुक कर कहा, रतिक साहब मुझे पता है आप तो मुझसे ही ये नाटक करने को कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये सब मेरी औकात से बाहर लगता है। तभी रतिक बोला, इसमें बुरा क्या है कमला, हम तो ये सब सूरज की मां के लिए कर रहे हैं और तुझे इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तब कमला को उसकी बात थोड़ी चुप गई। उसने हल्के गुस्से में कहा, रतिक साहब कृपया पैसे का जिक्र दोबारा मत करो। मैं भले ही आपके घर में नौकरानी का काम करती हूँ, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान है। अगर मुझे पैसों के लिए कुछ भी करना होता तो मैं यहाँ बर्तन कपड़े धोने का काम ना करती। इस पर रतिक ने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, कमला मेरा ऐसा मतलब नहीं था, इसलिए मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मैं बस तुझसे पूछना चाहता था, तू जो फैसला ले वही ठीक है। अगर तुझे वक्त चाहिए तो 3-4 दिन ले लो, फिर सोचकर मुझे बताओ। इतना कहकर वो छत से नीचे चला गया। अब कमला के दिमाग में बस यही बात घूमने लगी कि अब क्या करे। तब शर्मा आंटी के घर का सारा काम निपटाकर वो अपने घर लौटी, लेकिन ये ख्याल उसके पीछे पीछे उसके घर तक आई, क्योंकि उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था जिसके लिए पैसे चाहिए थे। पिता की छोट की वजह से लिया गया कर्ज और उसकी बाकी किस्तों ने घर की हालत खराब कर रखी थी। तो कमला सोचने लगी, अगर वो ये काम कर ले तो घर की तंगी कुछ कम हो सकती है। तब खूब सोच विचार के बाद कमला ने ये नाटक करने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन उसने रतिक को अपनी तरफ से हाँ बता दी। तब रतिक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने कमला की मुलाकात सूरज से कराने का इंतजाम किया, लेकिन कमला ने कहा, साहब अगर मैं ये काम करूंगी तो शर्मा आंटी के घर के काम कैसे करूंगी। तो रतिक बोला, ठीक है, इसका कोई ना कोई हम रास्ता निकाल लेंगे, अभी तू बस एक बार सूरज से मिल ले। उस दिन दोपहर को काम खत्म करने के बाद रतिक कमला को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक होटल ले गया। होटल में पहुंचकर वो एक टेबल के पास गए। वहां एक लंबा गोरा खेस चिड्डा खूबसूरत सा लड़का बैठा था। उसे देखते ही कमला को शक हुआ कि यही सूरज होगा। तब टेबल के पास पहुंचते ही वह खड़ा हो गया। फिर रतिक ने दोनों की एक दूसरे से पहचान करवाया। तब कमला कुछ पल तो सूरज को एक तक देखती रही, क्योंकि सूरज इतने बनाया है, रुबाबदार और खूबसूरत जो था, जैसे मानो वो कोई फिल्मी हीरो हो। तभी उसने कमला को टेबल के पास कुर्सी पर बैठने को कहा। तब कमला पहली बार इतने बड़े होटल में आई थी। उस दिन उसने ठीक ठाक कपड़े भी पहनी थी, वैसे तो वो जो भी पहनती उस पर झंझता ही था। फिर उन तीनों कमला, सूरज और रतिक के बीच नकली शादी के नाटक की लंबी बातचीत हुई। तब सूरज को जैसी लड़की चाहिए थी, कमला बिल्कुल वैसी ही थी, इसलिए उसने भी तुरंत हाँ कर दिया। फिर आरिफ ने कहा, कमला जो मदद तू कर रही है उसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी सूरज तुझे इस काम के लिए तुझे लाख देगा, तुझे मंजूर है।
ये सुनकर कमला तो जैसे सन्न रह गई लाख। उसने तो सोचा था कि इस नाटक के लिए शायद बस 2500 मिलेंगे, लेकिन इतने सारे पैसे ये तो उसके सपनों से भी परे था। इतना कमाने के लिए उसे पूरी जिंदगी काम करना पड़ता। तभी सूरज ने कमला की तरफ देखा और बोला, कमला अगर तुझे ये रकम कम लग रही है तो मैं और देने को तैयार हूं। तभी कमला ने गंभीर होकर कहा, नहीं साहब, आप जितना दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत है। फिर सूरज बोला, कमला लेकिन सिर्फ तेरी, यहां से काम नहीं चलेगा, तेरे माँ बाप की इजाजत भी चाहिए, क्योंकि इस नाटक के लिए तुझे रात को भी मेरे घर रुकना पड़ सकता है, इसलिए उनके बिना मंजूरी के ये मुमकिन नहीं। तब ये सुनकर कमला सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, ठीक है साहब, मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी, वो क्या कहती हैं, उनका क्या फैसला है, ये जानने के बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। इस पर सूरज बोला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ठीक है, अब तू अपनी माँ से पूछ और जल्दी अपना फैसला बता दे। इतना कहकर सूरज उठा और वहां से जाने लगा। फिर कमला भी अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सारी बात खुलकर बता दी, लेकिन उसकी माँ ने तो साफ मना कर दिया। वो बोली, बेटी मैं तुझसे ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगी, क्योंकि पैसों के लिए कुछ भी करना ठीक नहीं। लेकिन तभी कमला ने अपनी माँ को समझाने की ठानी। वो बोली, माँ हम टीवी पर देखते हैं ना, लोग एक्टिंग करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, मुझे भी बचपन से एक्टिंग का शौक हो गया था, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं थी। आज भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, इसीलिए हमें इस मौके को सोने में बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। 6 लाख मिलेंगे माँ, समझ रही हो ना। तब अपनी माँ को मनाने में कमला को पूरा दिन लग गया। बार बार समझाई, विनती की, आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद उसकी माँ ने हाँ कर दिया। फिर अगली सुबह कमला शर्मा आंटी के घर काम पर गई। वहां ऋतिक ने उसे अकेले देखकर पूछा, क्या फैसला लिया तुमने? तो कमला ने हाँ में सिर हिलाया तो ऋतिक खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने तुरंत ही सूरज को फोन मिलाया। फिर दोनों छत पर गए। वहां कमला ने पूछा, साहब मैं आपकी माँ यानी शर्मा आंटी को क्या कहूं? तो ऋतिक बोला, तू ऐसा कर, नीचे काम करते वक्त चक्कर आने का नाटक कर दे, मैं तुझे अस्पताल ले जाऊंगा और माँ से कहूंगा कि तुझे वहां भर्ती करना पड़ा है। फिर एक दिन बाद कहेंगे कि डॉक्टर ने तुझे 2 महीने का आराम करने को कहा है, तब तक मैं कोई दूसरी करने के साथ से नौकरानी काम पे रख लूंगा। तब ऋतिक का प्लान बड़ा शानदार था। फिर क्या था, कमला ने वैसा ही किया। काम करते वक्त उसने शर्मा आंटी के सामने चक्कर आने का ड्रामा किया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसे गिरते देख शर्मा आंटी घबरा गई, चिल्लाने लगी। तो फट से वहां आया और कमला को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। वहां उसकी जांच हुई। फिर ऋतिक ने जानबूझकर कुछ फर्जी रिपोर्ट बनवाया। फिर लगभग 2 घंटे बाद ऋतिक और कमला अस्पताल से बाहर निकले। वहां पास ही में एक छोटा सा ढाबा था, तो फरहवीस 7-12 कमला के पास बनाए देखिए, वहां बरसरे बाद 12 कमला के साथ 12 कमला को गाड़ी में बिठाकर ऋतिक कमला को वहां ले गया। फिर कमला ने पूछा, साहब अब हम ढाबे पर क्यों आए हैं? तो ऋतिक बोला, अरे कमला पहले अंदर तो चल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर ढाबे में जाकर बैठते ही ऋतिक बोला, कमला तू बहुत हिम्मत दिखा रही है, और उधर सूरज ने भी सब कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ है, लेकिन इस काम में तुझे जबरदस्त कॉन्फिडेंस चाहिए। तुझे इस नाटक को इतना असली दिखाना है कि सूरज की माँ और बाकी किसी को जरा भी शक ना हो। इस पर कमला ने ऋतिक की तरफ देखा और बोली, ऋतिक साहब तैयार हूँ, बस आप और विक्रांत जी मेरे साथ रहना, बाकी सारा ड्रामा मैं अकेले संभाल लूंगी। तभी विक्रांत भी ढाबे पर आ धमका। सोनिया को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और बोला, सोनिया सब पक्का हो गया ना, तेरी माँ ने हाँ कह दी? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहब, माँ ने पूरी इजाजत दे दी, मैं एकदम तैयार हूँ। ये सुनकर विक्रांत खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने एक मोटा सा काला लिफाफा सोनिया के हाथ में ठूंस दिया और बोला, यहाँ 12 लाख रुपए हैं, बाकी के 13 लाख काम खत्म होने पर तुझे मिलेंगे, लेकिन याद रखना तुझे अपनी बीवी के किरदार में इस कदर डूबना है कि कोई भी हवा का झोंका शक न कर सके। कोई भी दिक्कत हो तो मैं और अर्जुन तेरे साथ हैं। फिर विक्रांत ने सोनिया और अर्जुन को अगले दिन का पूरा प्लान विस्तार से समझाया। सब कुछ फिक्स हो गया कि अब क्या करना है। अगले दिन ठीक प्लान के मुताबिक सोनिया सुबह 11 बजे लक्ष्मी विहार सोसाइटी पहुंच गई, क्योंकि विक्रांत का बंगला वहीं था। उसने सोनिया को लक्ष्मी विहार के गणेश मंदिर के ठीक सामने खड़े होने को कहा था। सोनिया ठीक 12 बजे वहां पहुंच गई। कुछ देर बाद विक्रांत अपनी चमचमाती सफेद मर्सिडीज लेकर आया। सोनिया को देखते ही उसकी आंखें चमक कर आया। उठी, उसने गाजी रोकी, दरवाजा खोला और बोला, चल अंदर बैठ। सोनिया गाजी में बैठी, लेकिन विक्रांत का ध्यान बार बार उस पर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, सोनिया तू सच में कमाल की खूबसूरत है, इन साधारण कपड़ों में भी तू रानी लग रही है, अगर थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहने ना तो कैसे कमाल के। या कहने। सोनिया चुप रही, बस शर्माते हुए सिर झुकाकर बोली, जैसा आप कहें साहब। विक्रांत ने गाजी स्टार्ट की और सीधे शहर के सबसे बड़े मॉल ले गया। एक हाई एंड बुटीक में घुसते ही बोला, जा सोनिया अपने लिए एक जबरदस्त ड्रेस चुन ले। सोनिया उन चमचमाते शोरूम को देखकर हक्की बक्की रह गई। हर ड्रेस की कीमत देखकर उसके होश उड़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विक्रांत ने उसका कंफ्यूजन भांप लिया। उसने एक हल्के पीच कलर का ऑफ शोल्डर गाउन उठाया और सोनिया के हाथ में थमा दिया, ये ट्राई कर, तुझ पर जादू कर देगा। सोनिया चेंजिंग रूम में गई, गाउन पहना और बाहर आई। विक्रांत वहीं खसा था। उसे देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कोई फिल्मी सीन हो। वो एक हटक देखता रह गया। सोनिया उसकी नजरों से शर्माकर इधर उधर देखने लगी। विक्रांत बोला, वाह सोनिया तू इसमें तो कयामत लग रही है, परफेक्ट। फिर उसने बिना कुछ पूछे बिल चुकाया और दोनों गाड़ी में बैठे। विक्रांत बोला, सोनिया अब मैं तुझे अपने घर ले जा रहा हूँ, तैयार तो है ना? सोनिया ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ तैयार हूँ। विक्रांत ने गाजी लक्ष्मी विहार की तरफ मोमी और एक 3 मंजिला बंगले के सामने रोकी। बाहर से ही लग रहा था मानो कोई महल हो। सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सपने में भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। विक्रांत गाड़ी से उतरा, सोनिया को भी उतारा और बोला, सोनिया अब तुझे अपने रोल में पूरी तरह उतरना है, और हाँ जितना मेरे करीब रहेगी उतना ही नेचुरल लगेगा। अब मैं तुझे मम्मी से मिलवाने जा रहा हूँ, समझी ना? सोनिया ने सिर हिलाया, हाँ समझ गई। विक्रांत आगे आगे चला, सोनिया पीछे पीछे। मेन गेट खुला तो सोनिया ठिठक गई। वो भव्य हवेली देखकर सुन्न हो गई। विक्रांत ने पलटा, वापस आया और धीरे से बोला, सोनिया प्लीज डर मत दिखा, मान ले ये तेरा अपना घर है। सोनिया मन में बोली, अरे बाप रे ये क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या? फिर भी चुपचाप उसके साथ अंदर चली गई। सामने विशाल ड्राइंग रूम था, चारों तरफ क्रिस्टल की मूर्तियां, सोने का काम वाला फर्नीचर। दाहिनी तरफ मार्बल की घुमावदार सी ही ऊपर जा रही थी। छत पर 3 बप्पे बप्पे झूमर लटक रहे थे। एक कोने में भला सा एक्वेरियम, सामने सिनेमा हॉल जैसी 85 इंच की स्क्रीन। विक्रांत ने जोर से आवाज लगाई, अरे रामू। पलक झपकते ही एक 50-60 साल का आदमी दौड़ता हुआ आया, कंधे पर सफेद गमछा डाला हुआ। बोला, हाँ विक्रांत बाबू बुलाया? विक्रांत बोला, बकवास बंद कर,
ये सोनिया है, मेरी खास दोस्त, इसके लिए कुछ ठंडा ठंडा लेकर आ। रामू तुरंत गया और 2 मिनट में चांदी की ट्रे में अनानास जूस का गिलास लेकर लौटा। मेम साहब लीजिए। सोनिया शर्मा का गिलास लिया, हाथ में पखे खाई रही। विक्रांत बोला, अरे पी भी लो, तेरे लिए ही है। सोनिया ने एक घूंट लिया, मन में बोली, अरे वाह, ये जूस तो स्वर्ग का रस है। गिलास रखने लगी तो विक्रांत बोला, पूरा पी लो, अब मम्मी से मिलना है। सोनिया ने जल्दी जल्दी गिलास खाली किया, तभी विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा लिया। सोनिया घबरा कर बोली, अरे साहब ये क्या? विक्रांत हंसते हुए बोला, अरे पगली, ये सब नाटक है। मम्मी के सामने तो पति पत्नी जैसे लगना है ना, जो करूं नाटक समझना और वैसा ही करना। सोनिया ने चुपचाप सिर हिलाया। विक्रांत उसका हाथ पखे पखे सीहियां चढ़ने लगा। ऊपर लग्जरी कारपेट बिछा था, दोनों तरफ पेंटिंग्स लगी थी। एक बहने से कमरे के दरवाजे पर रुके, दरवाजा हल्का सा खुला था। विक्रांत अंदर गया, सोनिया पीछे पीछे। कमरे के बीचों बीच किंग साइज बेड था। उस पर एक औरत अर्ध लेटी हुई थी, सिरहाने ढेर सारे तकिए। उसकी नजर दीवार पर लगी 65 इंच की स्मार्ट टीवी पर थी। सोनिया मन में बोली, अरे यहाँ भी इतना बड़ा टीवी। विक्रांत बोला, मम्मी देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। औरत ने टीवी से नजर हटाई, सोनिया को देखा। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रांत और सोनिया पास गए। विक्रांत बोला, मम्मी ये सोनिया है, मेरी दोस्त। औरत ने प्यार से कहा, बेटी तू कैसी है? सोनिया बोली, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? वो हंस पड़ी, अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ। फिर विक्रांत ने बात बढ़ाई, मम्मी तू तो रोज मेरे कान खाती थी ना, शादी कर। शादी कर लो, अब मैं तैयार हूँ, और ये देख तेरी बहू पसंद आई ना। ये सुनते ही मम्मी का चेहरा खुशी से दमक उठा। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी, पर उठ न सकी। सोनिया तुरंत आगे बढ़ी, आंटी आप लेटी रहो। विक्रांत ने आंख मारी। सोनिया ने तुरंत मम्मी के पैर छुए। मम्मी ने प्यार से कहा, अरे वाह कितनी संस्कारी लड़की है। बेटी तेरा नाम? सोनिया। आंटी। वाह कितना प्यारा नाम। इधर आ बेटी। मम्मी ने सोनिया का हाथ पकड़ा, सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस स्पर्श में सच्ची ममता थी। सोनिया कुछ पल वैसे ही खई रही। तभी सोनिया की नजर मम्मी के सिर पर गई। एक तरफ बाल नहीं थे, गहरा निशान था। समझ गई कि ब्रेन सर्जरी हुई है। उसका दिल भर आया। विक्रांत बोला, मम्मी अब मैं जाता हूँ। मम्मी तुरंत रोक दिया, अरे रुक, मेरी बहू को कहाँ ले जा रहा है? अब और इंतजार नहीं करूंगी। और देख इसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं, कब डालेगा? सोनिया हैरान रह गई, मन में बोली, अरे बाप रे, आंटी तो रॉकेट स्पीड पर है। विक्रांत बोला, मम्मी जैसा तू कहेगी, लेकिन अभी शादी बिल्कुल सादे तरीके से करेंगे। तू पूरी तरह ठीक हो जा, फिर धूमधाम से रिसेप्शन रखेंगे। अभी तुझे आराम करना है, बाहर नहीं निकलना, डॉक्टर की सलाह है। मम्मी शांत हो गई, मुस्कुराएं। हाँ बेटा, लेकिन सोनिया मुझे बहुत पसंद आई। तुम दोनों राजा रानी जैसे लग रहे हो। विक्रांत बोला, ठीक है मम्मी, अब हम चलते हैं। बाहर आते ही सोनिया पैर लड़खड़ाकर दीवार से टिक गई। विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ सोनिया? सोनिया कुछ नहीं बोली, बस आंखें नम थी। विक्रांत समझ गया, मम्मी की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया था। फिर भी उसने खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे हॉल में आए। वहां एक बुजुर्ग सज्जन सोफे पर बैठे थे, महंगे सूट, चमचमाती घड़ी। विक्रांत बोला, पापा ये सोनिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पापा खड़े हुए, मुस्कुराए। सोनिया बेटा तू कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल। उनके लहजे में गजब का अपनापन था। विक्रांत बोला, सोनिया पापा को सब पता है, तुझे सिर्फ मम्मी के सामने नाटक करना है। सोनिया ने राहत की सांस ली। फिर विक्रांत बोला, अब तू घर जा सकती है, लेकिन कल सुबह फिर यहीं आना, कल से असली खेल शुरू। सोनिया ने हामी भरी और अपनी जुग्गी लौट गई। घर पहुंचकर उसने मां को सब बताया। मम्मी की हालत सुनकर उसकी मां भी रो पहुंच। अगले दिन सुबह सोनिया फिर गणेश मंदिर के पास खड़ी थी। थोड़ी देर में विक्रांत की मर्सिडीज आई। सोनिया गाड़ी में बैठी। विक्रांत बोला, सोनिया मैं तुझे फोन करने वाला था, लेकिन तेरा नंबर ही नहीं है। सोनिया बोली, साहब मेरे पास तो फोन ही नहीं, घर में एक पुराना नोकिया है, वो भी मम्मी के पास। विक्रांत बोला, कोई बात नहीं, मैं तुझे नया फोन दिलवाता हूँ। सोनिया ने मना किया, नहीं साहब जरूरत नहीं। विक्रांत बोला, अरे पगली जरूरत हो या ना हो, मम्मी को पता चला कि बहू के पास फोन नहीं तो शक करेंगी, क्या जवाब देगी? सोनिया को बात जंची। दोनों सीधे मॉल के एप्पल स्टोर गए। विक्रांत ने लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स निकाला, बिल चुकाया और सोनिया को थमा दिया। सोनिया ने फोन हाथ में लिया तो जैसे बिजली का झटका लगा। इतना महंगा फोन उसने सपने में भी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठते ही विक्रांत ने सिखाना शुरू किया। वो ड्राइवर सीट पर, सोनिया बगल में। देख ऐसे ऑन कर, ऐसे स्वाइप कर, सिम यहाँ डालनी है। सोनिया पहले सिर्फ सस्ते बटन वाले फोन देखी थी, ये टच वाला उसके लिए एलियन था। विक्रांत शांति से समझा रहा था। समझाते वक्त उसका हाथ बार बार सोनिया के हाथ को छू रहा था। कभी कोहनी उसके गले से रगड़ जा रही थी। सोनिया नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रांत और करीब सरक आया। उसका कंधा सोनिया के कंधे से टकराने लगा। हाथ अब बार बार सोनिया की उंगलियों से टकरा रहा था। सोनिया को अटपटा लगने लगा। आखिर बोली, बस साहब अब काफी समझ आ गया, बाकी धीरे धीरे सीख लूंगी। विक्रांत मुस्कुराया। फिर गाजी एक और बनने बुटीक पर रोकी। बोला, सोनिया अब यहाँ से 10-12 ड्रेस ले ले, कुछ तो एकदम बोल्ड होने चाहिए। फिर खुद ही उसने सोनिया के लिए स्लीवलेस क्रॉप टॉप, ऑफ शोल्डर ड्रेस, बॉडीकॉन गाउन चुने। सोनिया को ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, लेकिन मां की सेहत और भाई की परछाई के लिए उसने चुपचाप हाँ कर दिया। आखिर इतने मोटे पैसे जो मिल रहे थे, सोनिया ने मन ही मन ठान लिया कि विक्रांत की हर बात माननी पड़ेगी। फिर दोनों बंगले के सामने रुके। सोनिया गाड़ी से उतरने लगी तो विक्रांत ने आवाज दी, सोनिया रुक जरा। सोनिया का दिल धक से हो गया। सोचा कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। घबराते हुए बोली, क्या हुआ? विक्रांत ने डैशबोर्ड खोला, एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला और खोलते ही उसमें से एक चमचमाता सोने का नेकलेस निकला, बिल्कुल मंगलसूत्र जैसा, बीच में हीरे का छोटा लॉकेट। विक्रांत ने नेकलेस सोनिया के हाथ में थमा दिया। सोनिया शर्मा के पीछे हटने लगी। अरे लेना पगली, विक्रांत ने जिद की। सोनिया ने हिचकिचाते हुए ले लिया। विक्रांत बोला, ये गले में पहन ले, मैं मम्मी को बता दूंगा कि हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। सोनिया चौंक कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रांत ने शांत स्वर में समझाया, सोनिया कुछ महीने का ड्रामा है, मम्मी को यकीन दिलाना जरूरी है। तैयार है ना? सोनिया ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया, हाँ तैयार हूँ। विक्रांत मुस्कुराया, अब मुझे साहब मत बोल, सिर्फ विक्रांत। ठीक ठीक है विक्रांत। दोनों अंदर घुसे। हॉल में रामू झाड़ू लगा रहा था। विक्रांत ने सोनिया को बाईं तरफ बगीचे की ओर ले गया। वहां रंग बिरंगे गुलाब, लिली, फव्वारा चल रहा था। मम्मी व्हील चेयर पर बैठी सुबह की धूप सेक रही थी। विक्रांत ने पहले मम्मी के पैर छुए, फिर सोनिया को इशारा किया। सोनिया ने भी झुककर पैर छुए। मम्मी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। उनकी नजर सोनिया के गले पर पड़ा, चेहरा खिल उठा। विक्रांत बोला, मम्मी मैंने सोनिया से कोर्ट मैरिज कर ली है। मम्मी ने तालियां बजाई। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया। बहू ये मंगलसूत्र तेरे गले में तो जैसे चांद खिल गया। फिर अचानक चेहरा लटक गया, पर बिना हमें बताए, सादे कपड़ों में। मेरी वजह से तुझे कोर्ट जाना पा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। सोनिया मन में सोचने लगी,
एक पल हंसती हैं, अगले पल रोने लगती हैं। कहीं ये मुझसे बड़ा नाटक तो नहीं कर रही। विक्रांत ने तुरंत मम्मी को गले लगाया। मम्मी तू ठीक हो जा, फिर मंदिर में 7 फेरे लेंगे, पूरा शहर नाचेगा। मम्मी मुस्कुराई। हाँ बेटा, पर शादी के बाद रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। आज ही तुम दोनों कुलदेवी माँ के मंदिर जाओ, मुझे वीडियो कॉल करना, मुझे भी दर्शन चाहिए। विक्रांत ने मना किया तो मम्मी सख्त हो गई। आज ही, कोई बहाना नहीं। विक्रांत ने हंसते हुए हामी भरी। फिर सोनिया को हॉल में ले जाकर नाश्ता परोसा। सोनिया ने मना किया, मैं घर से खाकर आई हूँ। विक्रांत करीब आया, उंगली सोनिया के होठों पर रख दी। विक्रांत बोलना, आदत डाल। सोनिया शर्मा गई। विक्रांत। थोड़ी देर बाद दोनों मर्सिडीज में सवार होकर निकल पड़े। सोनिया पीछे बैठी तो विक्रांत बोला, आगे आना। सोनिया ने मना कर दिया। 3 घंटे का सफर था। मंदिर पहुंचे। विक्रांत ने मम्मी को वीडियो कॉल लगाई। मम्मी ने स्क्रीन पर दोनों को देखा, आंखें भर आईं। अब मन की मुराद पूरी हुई, जल्दी लौटना। कॉल करने के बाद सोनिया बोली, रुको विक्रांत, माँ के दर तक आए हैं, दर्शन करके जाएंगे। विक्रांत मुस्कुराया। सही कहा, अब से सिर्फ विक्रांत। दोनों ने पूजा का थाल लिया, लाइन में लगे। भी कम थी। पीछे एक बुढ़िया माजोर से बोली, अरे छोरी, पति का हाथ पक्का, पूजा पति पत्नी मिलकर छह आते हैं। सोनिया घबरा गई, लेकिन अम्मा की बात मानकर विक्रांत का हाथ थाम लिया। दोनों ने मिलकर माँ को चछाया। मंदिर से निकलते वक्त विक्रांत हंसा, वो अम्मा तो कमाल की थी ना। सोनिया भी हंस पड़ी। हाँ, डांटते हुए भी कितना प्यार था। गाजी मम। एंड सोनिया इस बार आगे बैठी, पहली बार आगे की सीट का मजा ले रही थी। खिड़की से हवा के झोंके, सामने का रास्ता साफ दिख रहा था। विक्रांत ने गाजी एक झरने के पास रोकी। मुझे भूख लगी, यहाँ बेस्ट पाव भाजी मिलती है। सोनिया भी भूखी थी। दोनों ढाबे पर बैठे। सोनिया ने जिंदगी में पहली बार चीज सैंडविच खाया, मुंह में घुल गया। खाते खाते विक्रांत बोला, सोनिया आज रात तुझे यहीं रुकना है, मम्मी को फोन करके बता दे। सोनिया ने अपना नया आईफोन निकाला, माँ को कॉल लगाई। माँ ने कोई एतराज नहीं किया। शाम को बंगले पहुंचे। विक्रांत ने सोनिया को गेस्ट बाथरूम दिखाया। बाथरूम देखकर सोनिया के होश उड़ गए। हीटर वाला पानी, रेन शावर, पूरा दीवार शीशा। फ्रेश होकर निकली तो विक्रांत बोला, चल मम्मी से मिलते हैं। मम्मी के कमरे में नर्स मालिश कर रही थी। दोनों को देखकर मम्मी खिल उठी। पैर छुए तो मम्मी बोली, ठीक है बच्चों, अब आराम करो। फिर विक्रांत सोनिया को तीसरी मंजिल पर ले गया। एक बंदे से कमरे का दरवाजा खोला, ये तेरा कमरा, कुछ चाहिए तो घंटी बजा, नौकर आएगा। सोनिया अंदर गई तो मुंह खुला रह गया। 65 इंच टीवी, किंग साइज बेड, रुई जैसे गद्दे। सपना सच हो गया था। विक्रांत चला गया। सोनिया बेड पर लेटी कमरे को निहारती रही। फोन साइड टेबल पर रख दिया। नींद नहीं आ रही थी। गरीबी से शाही जिंदगी, सब सपने जैसा। फोन बजा। विक्रांत का कॉल, खाना तैयार है, नीचे आ। डाइनिंग हॉल में 20 फीट का टेबल, चारों तरफ क्रिस्टल के ग्लास। मम्मी को नर्स सहारा देकर लाई। मम्मी बोली, बहू तेरे घर में औपचारिक स्वागत नहीं कर पाए, माफ करना। सोनिया बोली, माँ जी आप फिक्र न करें, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी ने तारीफ की, कितनी समझदार है तू। टेबल पर 18 डिश थी। सोनिया छोटे छोटे निवाले ले रही थी। डर था कहीं गलती न हो जाए। खाना खत्म कर विक्रांत सोनिया को कमरे तक छोड़ने आया। सोनिया ने पूछा, मुझे अकेले ही सोना है? विक्रांत हंसा, डर मत, घंटी है, फोन है। सोनिया ने दरवाजा बंद किया, फ्रेश हुई, बेड पर लेटी, नींद आ गई। सुबह 8 बजे फोन की रिंग से नींद खुली। विक्रांत का कॉल, जल्दी नीचे आ, मम्मी आने वाली है। सोनिया उठी, कपड़े उतारे, शीशे में खुद को देखा पहली बार। इतने बने शीशे में पूरा बदन। कपड़े ढूंढे तो बैग गाड़ी में रह गया था। घबराकर विक्रांत को फोन किया। विक्रांत बोला, आया। दरवाजे पर दस्तक। सोनिया ने तौलिया लपेटकर दरवाजा खोला। सिर्फ गुलाबी तौलिया था, पूरा ढक भी नहीं पा रहा था। विक्रांत ने बैग आगे बढ़ाया। नजर एक पल सोनिया के गीले कंधों पर ठिठकी, फिर जल्दी चला गया। सोनिया ने फटाफट कपड़े पहने, नीचे पहुंची। विक्रांत ने देखा सोनिया शर्म से सिर झुकाई थी। 5 दिन ऐसे ही बीते। सोनिया माँ को रोज फोन करती। छठे दिन सुबह 9 बजे जोर जोर से खटखट। सोनिया घबराकर दरवाजा खोला। मम्मी और नर्स खजी थी। मम्मी बोली, बहू अभी तक सोई है? सूरज कहाँ है? सोनिया चुप। मम्मी ने नर्स से कहा, काव्या विक्रांत को बुलाओ। विक्रांत आया। मम्मी भाग गए, ये क्या है? बीवी अकेली सोई, तू कहाँ था? विक्रांत ने घबराते हुए कहा, मम्मी सोनिया को पीरियड्स हैं इसलिए अलग सोया। मम्मी और गुस्सा हुई। पीरियड्स हो या तूफान, पति पत्नी अलग नहीं सोते, ये नई रीत नहीं चलेगी। विक्रांत ने माफी मांगी। मम्मी चली गई। विक्रांत बोला, सोनिया अब एक ही कमरा। सोनिया ने साफ मना कर दिया, नहीं विक्रांत ये नहीं हो सकता। विक्रांत ने हाथ पकड़िया, प्लीज मैं वादा करता हूँ, छूंगा भी नहीं, अलग बेड पर सोएंगे। सोनिया सोच में फा गई। शाम को खाने के बाद विक्रांत ने अपने कमरे में बुलाया। रात 9 बजे। सोनिया कुर्सी पर आर बैठी रही। विक्रांत बोला, पूरी रात कुर्सी पर बैठेगी? सोनिया चुप। विक्रांत बोला, तू बेड पर सो, मैं सोफे पर। सोनिया बोली, नहीं तुम बेड पर, मैं सोफे पर। विक्रांत नाराज हो गया। सोनिया तू मेरी इतनी मदद कर रही है, मैं तुझे सोफे पर सुलाऊं? कभी नहीं। सोनिया ने बेड देखा, दोनों कोने पर सोए तो बीच में ढेर सारी जगह। आखिर बोली, ठीक है दोनों बेड पर, लेकिन बिल्कुल दूर। विक्रांत दीवार की तरफ चला गया। सोनिया दूसरी तरफ। आधी रात तक सोनिया को नींद नहीं आई। चुपके से विक्रांत को देखती रही। विक्रांत थककर सो चुका था। सुबह जल्दी उठी, नहाई, तैयार हुई। नाश्ते में मम्मी बोली, सोनिया तेरे माँ बाप कब मिलेंगे? सोनिया घबरा गई। विक्रांत ने संभाला, मम्मी पापा गांव गए हैं, जल्दी मुलाकात करवाएंगे। मम्मी बोली, माँ तो घर पर है ना, उनसे मिलना है। नाश्ते के बाद विक्रांत ने सोनिया को बुलाया। तेरी माँ को सब पता है ना, चल मुलाकात करवा देते हैं। सोनिया ने माँ को फोन किया। माँ तैयार हो गई। दोनों सोनिया की झुग्गी गए, माँ को ले आए। विक्रांत की मम्मी ने सोनिया की माँ को गले लगाया। सोनिया की माँ बंगला बगीचा झरना देकर रो पड़ी। दोनों माँ घंटों गप्पे मारती रही। सोनिया डरते डरते बोल रही थी। जाने लगी तो विक्रांत की मम्मी ने नौकर को बुलाया, कान में कुछ कहा। नौकर किचन में गया, फिर घर की दूसरी साइड में दौड़ा। फिर कुछ देर में रामू 4 भरी हुई मखमली थैलियां लेकर हॉल में आया। विक्रांत की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, समधन जी पहली बार हमारे घर पधार रही हैं, खाली हाथ कैसे भेजें, ये छोटा सा तोहफा स्वीकार कीजिए। सोनिया की माँ थैलियां लेने में हिचक रही थी। सोनिया ने आंखों ही आंखों में इशारा किया तो माँ ने शर्मा कर थैलियां ले ली। सोनिया माँ को गेट तक छोड़ने गई। माँ ने धीरे से कहा, बेटी संभल कर रहना, ये लोग बहुत बे हैं, अगर सच पता चल गया तो। सोनिया ने माँ की आंखों में देखकर कहा, माँ फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रांत ने तुरंत ड्राइवर को बुलाया और दूसरी गाड़ी से माँ को घर छुड़वाया। माँ के जाने के बाद विक्रांत ने सोनिया से कहा, सोनिया तू अपने कमरे में आराम कर,
मुझे ऑफिस का कुछ काम है, शाम तक लौटता हूँ, कुछ चाहिए तो कॉल कर देना। सोनिया ने सिर हिलाया। ठीक है विक्रांत। विक्रांत चला गया। सोनिया अपने कमरे में गई। कमरा इतना शानदार था कि एक पल को लगा जैसे कोई राजकुमारी का महल हो। टीवी चल रहा था लेकिन मन नहीं लग रहा था। कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी। दोपहर की शांति में उसे गहरी नींद आ गई। शाम 5 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सोनिया ने आंखें मली और दरवाजा खोला। सामने काव्या खजी थी। मेम साहब, मम्मी जी ने आपको बुलाया है। सोनिया ने पूछा। क्यों? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बुलाया है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझे लगा मैंने आपको कहीं देखा है। क्या आप कभी शर्मा आंटी के यहाँ गई हैं? सोनिया का दिल जोर से धड़का। उसने शांत स्वर में कहा, शर्मा आंटी? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। काव्या ने हंसकर कहा, सॉरी, शायद गलतफहमी हो गई। चलिए, मम्मी जी इंतजार कर रही हैं। काव्या के जाने के बाद सोनिया ने फटाफट विक्रांत को कॉल लगाया। विक्रांत, आंट, मुझे डर लग रहा है। काव्या कह रही थी कि उसने मुझे शर्मा आंटी के घर देखा है, कहीं वो मुझे पहचान न ले। विक्रांत ने शांत स्वर में कहा, पगली तू फिक्र मत कर, मैं अभी काव्या से बात कर लेता हूँ, तू मम्मी के पास जा। सोनिया मम्मी के कमरे में पहुंची। मम्मी उसे देखते ही खिल उठी। आ बहू, इधर आ। तू इतने दिन से हमारे घर है लेकिन तेरे गले में बस एक छोटा सा मंगलसूत्र। इतने बड़े घर की बहू हो, गहने तो बनते हैं। तभी दरवाजे पर हरिप्रसाद जी और उनकी सहायिका लड़की आए। हरिप्रसाद जी ने झुककर कहा, मां जी हुक्म कीजिए। मम्मी बोली, मेरी बहू के लिए सबसे अच्छे गहने दिखाओ। हरिप्रसाद जी ने थैली खोली। उसमें से एक शानदार सोने हीरे के सेट निकले। मम्मी ने एक भारी भरकम डायमंड मंगलसूत्र सोनिया के हाथ में थमा दिया। शाम को विक्रांत आएगा, उसके हाथों से पहन लेना, देख तुझ पर राजकुमारी जैसा लगेगा। फिर मम्मी ने कान के झुमके, चूड़ियां, हार, अंगूठी सब कुछ चुनकर सोनिया को दे दिया। सोनिया दंग रह गई। इतना सोना तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। मम्मी ने हरिप्रसाद से पूछा, कितने हुए? मां जी बस 27 लाख। ठीक है, चेक कल मिल जाएगा। हरिप्रसाद जी चले गए। मम्मी ने सोनिया से कहा, शाम को विक्रांत के हाथों मंगलसूत्र पहन लेना, बाकी गहने अलमारी में रख देना, मन हो तो कभी भी पहनना। सोनिया ने मम्मी के पैर छुए और अपने कमरे में लौटी। आते ही लंबी सांस लेकर विक्रांत को फोन किया, सारी बात बताई। विक्रांत बोला, फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ। शाम 7 बजे गाजी की आवाज आई। सोनिया दौड़कर दरवाजा खोलने गई। विक्रांत सामने था। क्या हुआ? सोनिया ने सारे गहने दिखाए। अब मैं इनका क्या करूं? ये मेरा हक नहीं, मम्मी को धोखा दे रही हूँ। विक्रांत हंसा, अरे दिखावे के लिए पहन ले। सोनिया ने मंगलसूत्र हाथ में लिया। मुझे नहीं आता ये नया वाला पहनना, तुम मदद करो। विक्रांत मुस्कुराया, कमरे में आया। सोनिया खाई थी। उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे थे। विक्रांत बोला, बाल हटा। सोनिया ने बाल साइड किए। विक्रांत उसके पीछे खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां सोनिया की गर्दन पर लगी। सोनिया की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर ली। 5 मिनट बीत गए। विक्रांत अभी भी गर्दन पर हाथ रखे कुछ कर रहा था। सोनिया ने धीरे से पूछा, हो गया? विक्रांत ने गहरी आवाज में कहा, बस हो गया। दरअसल मुझे भी आदत नहीं है। सोनिया को उसकी गर्म सांसें गर्दन पर महसूस हो रही थी। माहौल भारी हो गया। उसने देखा ओढ़नी तो बेड पर पड़ी थी, वो बिना ओढ़नी के खई थी। विक्रांत बोला, सोनिया तू हिल बहुत रही है, बैठकर करें। सोनिया फट से बेड पर बैठ गई। विक्रांत भी पास बैठ गया। अब दोनों के कंधे आपस में सटे थे। सोनिया का गला सूख रहा था। आखिरकार विक्रांत बोला, हो गया। सोनिया ने शीशे में देखा मंगलसूत्र सचमुच कयामत लग रहा था। विक्रांत बोला, बिना ओढ़नी के भी तू कमाल लग रही थी। सोनिया शर्मा कर ओढ़नी डाली। फिर दोनों डाइनिंग हॉल में गए। आज पापा भी थे। पापा ने सोनिया को देखकर कहा, वाह बहू, अब तो पूर्ण रूप से राजकुमारी लग रही हो। मम्मी बोली है, देखो पहले कितनी भोली थी, अब एकदम शाही। खाना खत्म हुआ। सोनिया कमरे में आई। थोड़ी देर बाद विक्रांत भी आ गया। सोनिया मन में सोचने लगी, आज यहीं सोएगा। बोली, क्या हुआ? विक्रांत ने धीरे से कहा, तुझे पता है ना, मम्मी ने कहा है अब एक ही कमरा। सोनिया बोली, ठीक है, लेकिन कल जैसा। विक्रांत दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। सोनिया दूसरी तरफ। फिर विक्रांत ने मोबाइल निकाला। सोनिया, तेरा फोन कहाँ है? टेबल पर। अरे इस्तेमाल करने के लिए दिया है। सोनिया बोली, मुझे तो आता ही नहीं। विक्रांत बोला, चल सिखाता हूँ। सोनिया बेड पर लेट गई। विक्रांत करीब सरक आया। अब दोनों कंधे से कंधा सटाए थे। विक्रांत ने YouTube खोला, गेम्स डाउनलोड किए। सोनिया को समझ नहीं आ रहा था तो वो खुद और करीब सरक गई। अब दोनों के कंधे पूरी तरह सट चुके थे। विक्रांत की सांसें भारी थीं। सोनिया के गले का मंगलसूत्र सांसों के साथ हिल रहा था। विक्रांत ने एक गेम खोला, अब खेल कर देख। सोनिया गेम खेलने लगी, लेकिन ध्यान कहीं और था। विक्रांत करवट लेकर उसकी तरफ मुंह कर लिया। उसका सिर सोनिया के तकिए पर था। उसकी सांसें सोनिया के गालों को छू रही थीं। सोनिया बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोली, विक्रांत अब सो जाओ ना। विक्रांत ने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही? सोनिया बोली, हाँ। लेकिन सच ये था कि विक्रांत का इतना करीब होना उसे बेचैन कर रहा था। अचानक सोनिया उठकर बैठ गई। मुझे बाथरूम जाना है। वो भागती हुई बाथरूम में घुसी। छाती पर हाथ रखकर बोली, सोनिया संभल, ये सब नाटक है। वो बड़े घर का लड़का है, तू सिर्फ किरदार निभा रही है। 10 मिनट बाद लौटी। विक्रांत अब दीवार की तरफ मुंह करके सोने की कोशिश कर रहा था। सोनिया किनारे पर लेट गई। बीच में पूरा एक आदमी सो सकता था। धीरे धीरे नींद आई। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आधी रात को सोनिया की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कि विक्रांत पूरी तरह उसके करीब सरक आया था। अब उनके बीच का फासला नाम मात्र का रह गया था। विक्रांत का बायां हाथ सोनिया की कमर पर था, एक पैर उसके ऊपर छचा हुआ। पहले तो सोनिया को गुस्सा आया, लेकिन जब उसने विक्रांत के चेहरे की तरफ देखा, गहरी नींद में डूबा मासूम चेहरा, हल्की हल्की सांसें, उसका दिल पिघल गया। वो हाथ हटाने की सोच ही रही थी कि अचानक उसने उल्टा कर दिया। अपना दायां हाथ विक्रांत के हाथ पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। उस पल का सुकून बयां से बाहर था। विक्रांत ने हल्की हलचल की। सोनिया को लगा वो जाग रहा है, लेकिन वो फिर शांत होकर सो गया। उसकी सांसों की लय सोनिया के सीने से टकरा रही थी। सोनिया ने भी आंखें बंद कर ली और कब सो गई पता न चला। सुबह जल्दी उठी, नहाई, तैयार हुई और मम्मी पापा के पास चली गई। फिर कई दिन ऐसे ही बीते। हर सुबह विक्रांत ऑफिस जाता, सोनिया दिन भर अपने कमरे में। अब उसे आईफोन चलाना अच्छे से आ गया था। रील्स, गाने, गेम्स, दिन कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन शाम होते ही वही खेल शुरू। खाना, हंसी मजाक, फिर एक ही बेड। सोते वक्त दूरी रखते, लेकिन रात को विक्रांत अनजाने में सोनिया के करीब सरक जाता। पिछले 10 दिनों से यही सिलसिला था। एक रात सोने से पहले सोनिया ने कहा, विक्रांत रात को तुम मेरे इतने करीब आ जाते हो, प्लीज थोड़ा संभल कर सोया करो। विक्रांत हंस पड़ा, अरे पगली,
मुझे खुद नहीं पता हाथ पैर कहाँ चले जाते। सोनिया बोली, हाँ लेकिन प्लीज। सच तो ये था कि सोनिया को विक्रांत पसंद आने लगा गा था, लेकिन सिर्फ उसका पसंद करना काफी था। विक्रांत उसके बारे में क्या सोचता था ये भी तो जरूरी था। आखिर उसके लिए वो तो बस एक किराए की बीवी थी। उस रात फिर वही हुआ। आधी रात को सोनिया की नींद खुली तो विक्रांत फिर करीब, उसका हाथ सोनिया की पीठ पर। सोनिया ने भी करवट बदली। अब दोनों आमने सामने। विक्रांत की सांसें उसके होठों को छू रही थीं। अचानक विक्रांत का हाथ सोनिया के होठों पर पहुंचा। सोनिया का दिल जोर से धड़का। विक्रांत ने उसे बाहों में खींच लिया। सोनिया डर गई, लेकिन वो पल इतना मीठा था कि वो खुद विक्रांत के गले लग गई। उसका हाथ अपने आप विक्रांत के बालों में पहुंच गया। विक्रांत ने ओफानी हटाई, सोनिया की गर्दन पर होंठ रख दिए। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। विक्रांत ने कान में फुसफुसाया, सोनिया प्लीज मुझे मत रोको, तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। सोनिया पिघल गई। उस रात दो जिस्म एक जान हो गए। सोनिया को लगा ये रात कभी खत्म ना हो। सुबह नींद खुली तो सोनिया ने देखा उसके बदन पर कपड़े नहीं। घबरा कर बाथरूम भागी। शीशे में खुद को देखा तो रात के सारे पल आंखों के सामने घूम गए, चेहरा शर्म से लाल। फिर डर ने जक लिया, सोनिया तूने क्या कर डाला? बाहर आई तो विक्रांत बेड पर बैठा था, नजरें नहीं मिला रहा था। सोनिया ने रोते हुए पूछा, विक्रांत ये आपने क्या किया? विक्रांत ने उसे गले लगाया, सोनिया माफी मांगता हूँ, लेकिन जो हुआ वो दिल से हुआ। सोनिया बोली, अब मैं ये नाटक नहीं कर सकती, मम्मी अब ठीक हैं, प्लीज सच बता दो और मुझे आजाद कर दो। विक्रांत सोच में पै गया। सोनिया ने फिर कहा, चलो अभी मम्मी को सब बता देते हैं। विक्रांत ने हाथ पका लिया, सोनिया रुक, मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना है। सच कहता हूँ तू मुझे बहुत पसंद है, बहुत। सोनिया की आंखें चौड़ी हो गई। वो भी तो विक्रांत को दिल से चाहने लगी थी, लेकिन ये सपना था या हकीकत? फिर दोनों बगीचे में गए। मम्मी धूप सेक रही थी। सोनिया ने पैर छुए रोते हुए बोली, मां जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे बहुत बात धोखा किया। विक्रांत ने कहा, मम्मी मैंने सोनिया से शादी नहीं की, वो सिर्फ नाटक कर रही थी, मैंने उसे पैसे दिए थे। पापा जोर से चिल्लाए, चुप, सोनिया के बारे में एक शब्द और नहीं। मम्मी शांत स्वर में बोली, विक्रांत मैं तेरी मां हूं, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपनी बहू चाहिए थी। और जिस दिन सोनिया को पहली बार देखा उसी दिन उसे इस घर की मालकिन मान लिया। सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी ने उसे गले लगाया, बेटी तू खुद को कभी छोटा मत समझना, तू इस घर की रानी है, और हाँ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। सोनिया रो पड़ी। मम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। एक हफ्ते बाद लक्ष्मी विहार का बंगला सज गया। सोनिया की माँ, पापा, सारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि अर्जुन और उसकी माँ शर्मा आंटी भी आईं। शर्मा आंटी पहले तो हैरान हुई कि उनका बेटा ही इस कहानी का विलन था, लेकिन जब सोनिया को दुल्हन बनी देखा तो आंखें भर आईं। उन्होंने सोनिया को गले लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी तू हमेशा से हमारी थी, आज सच में हमारी हो गई। शादी के बाद सोनिया और विक्रांत की असली जिंदगी शुरू हुई। और हाँ, वो रात जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी, अब हर रात वैसी ही होती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, बाय।